हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं BPSC TRE 4 या 72 BPSC या 73 या कोई भी अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए मैं छोटा छोटा वीडियो लाऊंगी जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम निकालने में, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं पॉलिटी लाती हूँ आपके लिए एक नए अंदाज में, क्योंकि आपने बहुत बारी संविधान पढ़ा होगा, पॉलिटी पढ़ी होगी, बट मैं आपको ये बहुत ही क्रिस्पी वे में पढ़ाने वाली हूँ जो कि आपको काफ़ी फायदेमंद होगी। आई होप ऐसा ही हो। तो देखो, आपने कभी सोचा है कि हमारा देश कितना बड़ा आबादी है, यहाँ पे कितना बड़ी जनसंख्या है, 142 करोड़ की लगभग जनसंख्या हो चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, UNO के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि इतना जो मतलब हम लोगों के देश का जनसंख्या है, अगर वहाँ पे कोई शासन नहीं रहेगा, कोई कानून नहीं रहेगा, कोई लॉ नहीं रहेगा, तो हमारा देश कैसे चलेगा। कभी आपने सोचा ये चीज़? सोचा ही होगा। अगर नहीं सोचा तो सोचो, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो और जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो सोचते हैं। और कोई टीचर भी बनता है तो वो भी सोचता है। तो अगर आप TRE 4 दे रहे हो या ब्यूरोक्रेसी या कहीं जाने वाले हो तो सोचना तो पड़ेगा ना। तो सोचो। तो देखो कि तो क्या होता है कि जितनी भी जनसंख्या है हमारे देश में, बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इतना अगर संविधान नहीं रहता हमारे देश में तो पूरा नियम कानून अस्त व्यस्त हो जाता। कभी भी कोई चीज़ लॉ के आधार पर चलता है। तो देखो, हम लोग पढ़ेंगे आज संविधान, क्योंकि हमारा एक देश है भारत, जो जोग्राफिकल मैप भी है उसका। लेकिन हमारा देश जो है, इसमें इतने सारे कानून हैं, नियम हैं, वो किसी व्यवस्था के आधार पे चलते हैं ना, किसी नियम के अनुसार चलते हैं। तो वो नियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? संविधान, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, तो आप आई होप समझते होंगे। तो देखो, मैंने लिखा है, ये इंडियन पॉलिटी की क्लास है, भारतीय राज्य व्यवस्था, और उसमें मैंने संविधान से उठाया है। तो देखो, संविधान क्या होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो वह वैधानिक दस्तावेज, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स है। क्या है? दैट लीगल डॉक्यूमेंट्स, यानी वह वैधानिक दस्तावेज जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है। दैट लीगल दस्तावेज विच डिफाइंस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। ओके, तो वह वैधानिक दस्तावेज जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसके अनुसार किसी भी देश या राज्य का संचालन होता है। अगर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि शासन संचालन क्या होता है, तो मैं बता दूं कि कोई भी व्यवस्था जो होती है ना, वो किसी शासन के माध्यम से चलती है, मतलब रूल होता है, कोई नियम होता है। तो वैसा नियम जिसके आधार पर हमारा देश चलता है, बहुत सारा कानून होता है, उसी कानून और नियम का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसी को संविधान बोलते हैं, ठीक है ना। संविधान, ठीक है। तो देखो कि संविधान आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो संविधान में आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि मैम ठीक है, संविधान आपने बता दिया, बट संविधान को लेकर क्या करना है। तो देखो, संविधान क्या होता है, तो संविधान मैंने बता दिया। अब देखो, संविधान के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सरकार के विभिन्न अंग क्या क्या हैं। जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। 3 तरह के अंग, यानी लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, ठीक है। तो आगे हम लोग आर्टिकल ही पढ़ेंगे जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, आर्टिकल 50। लेकिन हम लोग यहाँ पे बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि जो भी सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उन तीनों के कार्य क्या है, ठीक है। उन तीनों का आपस में अंतर संबंध क्या है, मतलब इंटर रिलेशन क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, मीन्स शक्ति संतुलन कैसे है, कि तीनों है सेपरेट है, बट तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करे, या कम करे, और एक दूसरे को समन्वित होकर संतुलित वे में कैसे काम किया जाए सरकार के साथ मिलकर। तो इस तरह से मतलब कि संविधान में ये सब चीज़ भी दिखाया जाता है आपको। और देखो, संविधान में सबसे जरूरी चीज़ क्या है? जनता, क्योंकि जनता के लिए तो कानून बनता है ना, जनता के लिए कानून बनता है, ये याद रखो। देखो, जनता और सरकार के बीच में जो संबंध होगा, रिलेशन बिटवीन गवर्नेंस एंड पब्लिक, तो उसका जो इंटर रिलेशन है, क्या संबंध है। सरकार अगर कोई कानून बनाई है जनता के लिए तो क्यों बनाई है, अगर ऐसा नहीं होगा पालन तो सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है। तो ये सब चीज़ भी आप संविधान में पढ़ेंगे आगे जाके। तो हमने देखा कि संविधान में हम लोगों को जनता और सरकार के बीच में संबंधों के बारे में, रिलेशन के बारे में
पता चलता है। और सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उसके बारे में, जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के जो अंतर संबंध है, जो इंटर रिलेशन, जो वर्क है, जो पावर है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब आते हैं कि संविधान। तो हाँ, संविधान एक देखो फंडामेंटल लॉ भी है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फंडामेंटल लॉ मीन्स इट्स अ आधार। फंडामेंटल लॉ मतलब कि आधारभूत विधि, मीन्स बेसिक, बेस है मतलब कि लॉ का ये बेस है, कहीं ना कहीं आधारभूत विधि है। और इसी में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, आर्टिकल भाग 3 में पढ़ेंगे अपना मौलिक अधिकार, भाग 4 में पढ़ेंगे मौलिक ये भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 से 35 में पढ़ेंगे। तो उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज आएगा, फिर ये डीपीएसपी आएगा, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस बेसिक चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि मैं 0 से A to Z पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, 0 से, ठीक है, बहुत बच्चे से, जो अभी नहीं जानता होगा, जो नया आया होगा बच्चा, उसको भी ये समझ में है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देखते कि ये हो गया भारत का संविधान क्या है, क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या संबंध होता है किसका किससे। अब देखते कि भारत का संविधान जो बना, तो आखिर वो कैसे बना, कुछ ना कुछ उसका भी इतिहास होगा। आखिर क्या कारण हुआ कि भारत का संविधान बनाना पड़ा लोगों को, सरकार को, और कैसे बना, क्या कारण है, कैसे आया। तो देखो जब हम लोगों के देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, आप लोग जब हम लोग कॉलोनियल रूल था इंडिया में, यानी कि उपनिवेशिक शासन था, तो उस समय जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उसका धीरे धीरे प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। वो सिर्फ बाद में व्यापारिक कंपनी ना हो के वो क्या कि अपना राजनीतिक विस्तार भी करने लगी थी, मीन्स की पॉलिटिकल इन्वेजन, पॉलिटिकल एक्सटेंशन करने लगी थी। 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। तो वहाँ पे जो क्या बोलता है, वहाँ पे इंग्लैंड की जो सरकार थी उसने देखा कि अरे भाई तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जाके अपना राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ा रहा है, हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे मतलब कि एक्ट लाए थे कि ताकि उसको कंट्रोल करे और अपना पावर बैठाए, इसका मतलब इसको रेगुलेट करे। मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके पावर को कम करने के लिए कहीं ना कहीं इंग्लैंड की सरकार जो थी वो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट या बहुत सारे एक्ट लाया, जिसके माध्यम से उसके शक्ति को कम किया जा सके और भारत में अपना शासन का विस्तार किया जा सके। तो देखो तो भारत का संवैधानिक विकास इसी तरह से हुआ है। देखो तो कोई सोचा नहीं था कि भारत का संवैधानिक विकास हो रहा है। देखो वो लोग अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे थे, बट बाद में जब हम लोग अध्ययन किए तो समझे कि अच्छा ऐसे ऐसे इंडिया का कानून बनते गया और अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे रूल्स फॉलो ही करते हैं। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का संवैधानिक डेवलपमेंट ऑफ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैसे हुआ, तो देखो उसमें 2 तरह का मुख्यतः होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में कौन कौन सा एक्ट आया था और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो एक्ट आया था उसके बारे में मूल रूप से हम लोग को पढ़ना है, जो एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के को रेगुलेट करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, जब बक्सर और प्लासी का युद्ध हो गया था उसके बाद इसको हम कंट्रोल करें इंग्लैंड के गवर्नमेंट के द्वारा। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, यानी 1784 में आया था। ये सब एक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये सिर्फ पीटी के लिए नहीं, बीपीएससी प्री के लिए नहीं, बल्कि मेंस के लिए भी है और ये पूछा भी जाता है। पिछले 3-4 साल में पूछा भी गया और ये टीआरई, दरोगा, एसआई, रेलवे, एसएससी सब में पूछता है। तो पिट्स इंडिया देखो रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी बनता है, बहुत सारी चीज़ मैं आगे बताऊंगी, बट अभी मैं शॉर्टकट में बता रही, ओवरव्यू दे रही हूँ। देखो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, और मेरे साथ तुम लोग भी बोलना, ठीक है। चार्टर एक्ट आया था 1793 में, और चार्टर एक्ट फिर आया था, देखो फिर 20-20 साल पे क्या होता है, एक्सटेंड कर देता है। तो 1813 में, 1833 में, 1853 में आया था। तो ठीक है, आपको याद रहेगा। अब आते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब 1857 का विद्रोह हुआ था हमारे देश में, तो क्राउन वहाँ पे जो शासन करता था, तो उसने सोचा कि अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम कैसे इसको कंट्रोल करें। तो कंपनी का शासन तो ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया वो लोग, मतलब व्यापारिक रूप से भी ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया था, और अपना मतलब विस्तार किया यहाँ पे। तो भारत शासन अधिनियम आया, मतलब कि वो दिखाया जब, क्योंकि 1857 में बहुत यहाँ के लोगों का गुस्सा फूट गया था कि, तो इसीलिए बोला कि नहीं हम भारत के लिए काम कर रहे हैं, और इस यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाना चाहते कि हम भारत के लिए काम करें। इसलिए देखो नाम में परिवर्तन है ना, भारत शासन अधिनियम,
भारत शासन एक्ट 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर आता है भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1909 आया था, 1919 आया था, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। अधिकतर जो संविधान में अनुच्छेद या कोई भी पार्ट लिए गए 1935 के ही प्रावधान से लिए गए। उसके बाद अंत में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, ठीक है। तो जैसा कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और मैं इससे आगे भी पढ़ाऊँगी धीरे धीरे। बट अभी आप लोग देखो कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है, फिर से। तो संविधान क्या होता है, टोटली संविधान क्या होता है, मतलब तो वह वैधानिक दस्तावेज जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, ठीक है। इसके अनुसार किसी भी देश या राज्य का शासन संचालन होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो वह मतलब इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, ओके, गवर्नेंस। उसके अनुसार क्या होता है, तो देश या राज्य का संचालन होता है, ठीक है। और उसमें सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि विधायिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब ये मत बोलना हिंदी मीडियम वालों कि मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना, मुझे इंग्लिश, अरे भाई तुम लोग ब्यूरोक्रेट बनोगे तो इतना सोचो कि इतना तो इंग्लिश बेसिक आना ही चाहिए, तो तुम लोग भी इंग्लिश पे ध्यान दो और इंग्लिश वाले वो हिंदी पे भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे पता है ये ब्यूरोक्रेट पे बनाओगे तब तुम लोग को इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों आना चाहिए, क्या पता कहाँ पोस्टिंग हो जाए। तो ठीक है, देखो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इन तीनों का संबंध क्या है आपस में, इंटर रिलेशन क्या है, पावर क्या है, कार्य क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, शक्ति संतुलन क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो देखो हर संविधान क्या बोलता है कि फंडामेंटल लॉ है, मतलब आधारभूत विधि है, ठीक है। और इसमें फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इट इज द बेसिक लॉ ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। फंडामेंटल लॉ ऑफ आवर कंट्री यानी कि फंडामेंटल लॉ है हमारे देश का, ठीक है, संविधान। अब आते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, हाउ टू डेवलपमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, यानी कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आखिर हुआ तो कैसे हुआ, क्या स्थितियां बनी होंगी, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब दिमाग में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग एकदम बेवकूफ़ हो, मतलब सोचो, दिमाग को सोचो कि क्यों हुआ होगा, ठीक है, कुछ स्थितियां बनी होंगी। तो भारत का संवैधानिक विकास, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, पता ही है। उसके बाद जब अपना वो राजनीतिक विस्तार करने लगी, क्षेत्रीय विस्तार करने लगी, तो उसके बाद 1765 में बंगाल, बिहार ये सब की दीवानी भी ले लिया था। तो मतलब वहाँ का इंग्लैंड का जो सरकार था वो बहुत डर गई थी कि अरे ये तो अपना जाके यहाँ वर्चस्व बना रही है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1797, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853 आपको याद रखना है। फिर आते ब्रिटिश क्राउन के जब आफ्टर 1857 रिवोल्ट, ओके, आफ्टर 1857 रिवोल्ट यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन जो है अपने हाथ में शासन ले लिया कि ना अब इसको हम नहीं देंगे, बहुत अपना मनमानी कर लिया, अब इसको हम पूरा टोटली समाप्त एबॉलिश कर देते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1858 आया, फिर क्राउन का शासन बोलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर 1909 आया, फिर भारत शासन अधिनियम आया 1919 आया, 1935 आया, फिर अंत में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। धीरे हम लोग सब सब्जेक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे, क्योंकि हम लोग TRE 4 को भी ध्यान में रख रहे हैं। और 72 जो बेसिक बच्चे हैं जो अभी पटना में नए आए हैं वो भी मेरा क्लास देख सकते हैं, या कोई भी देख सकता है, ठीक है। बाय, ओके, फिर मिलते हैं। और मेरा वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि मुझे ज़्यादा से मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर।